बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्रांत के विद्यार्थियों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, निरंतर चर्चा करते हुए हम अब बुद्धिवाद, अनुभववाद को पार करते हुए कांट के उपरांत एक ऐसे दार्शनिक के दर्शन तक पहुंच रहे हैं जिसे संपूर्ण आधुनिक दर्शन और समकालीन दर्शन दोनों में समान महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। जर्मनी प्रख्यात दार्शनिकों की मेधा का केंद्र बिंदु रहा है। जर्मनी के कोनिग्सबर्ग में प्रसिद्ध दार्शनिक इमानुएल कांट का दर्शन जिस महत्व के साथ पाश्चात्य क्षितिज पर आया, एक अन्य दार्शनिक जो कांट के उपरांत अपनी जाज्वल्यमान मेधा को लेकर के दर्शन जगत में आता है, उसका जन्म स्टटगार्ट नाम के नगर में हुआ। उनका नाम है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल। हालांकि सिर्फ 61 वर्ष 1770 से 1831 तक इनका जीवन काल रहा, किंतु इसी अवधि में हेगेल ने वह कर दिया जिसके लिए वे पश्चिमी दर्शन में प्रातः स्मरणीय रहेंगे। जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में एक मध्यम वर्ग के शिक्षक परिवार में हेगेल का जन्म हुआ था। ग्रीक काव्य और कला के प्रति हेगेल के मन में अत्यधिक अनुराग था और विज्ञान में अभिरुचि। ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय में शैली के सहपाठी थे और बेहद उदार, सामाजिक, गंभीर और आत्मसंयमी व्यक्तित्व के मालिक थे। अध्ययन पूरा हो जाने के बाद हेगेल कुछ दिनों तक जेना में वे शिक्षक का कार्य करते रहे। बाद में वे जेना में शिक्षक हुए और शेलिंग के सहायक हो गए। बाद में जब शेलिंग जेना से चले गए तो उनके स्थान पर वे वहां अध्यापक नियुक्त हुए और उसी समय उन्होंने अपने दर्शन का निर्माण किया। किंतु जेना में युद्ध की स्थिति होने के कारण उन्हें वह अपना अध्यापक पद छोड़ना पड़ा। पत्रकारिता में भी उनकी गति थी, इसलिए कुछ समय तक उन्होंने एक पत्र का संपादन किया। बाद में विद्यालय के वे प्रधान शिक्षक भी बने। अंततः वे हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्यापक हुए। उसके उपरांत 2 वर्ष बाद फिक्टे की जब मृत्यु हुई तो बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शनाध्यक्ष का पद रिक्त हुआ। वहां हेगेल की नियुक्ति हुई और उसके उपरांत जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत हेगेल जर्मन दार्शनिक जगत के नेता बने रहे। 1831 में हैजे की वजह से हेगेल का देहावसान हुआ, लेकिन तब तक उनकी रचनाओं का संग्रह दर्शन जगत में अत्यंत प्रकाशमान हो चुका था। 18 भागों में उनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है और आज भी फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और लॉजिक जैसे ग्रंथों की वजह से हेगेल की गणना विश्व के मूर्धन्य दार्शनिकों में होती है। विद्यार्थियों, हेगेल का महत्व केवल इस बात से जाना जा सकता है कि हेगेल के पूर्ववर्ती प्रत्येक दार्शनिक में हेगेल के विचार का कोई न कोई अंश मिल जाता है। इसलिए
उसके पूर्ववर्ती प्रत्येक दार्शनिक को हम तुतलाने वाला हेगल या लिस्टिंग हेगल कह सकते हैं। हेगल के प्रवर्ती दार्शनिक भी हेगल की विचारधारा से बेहद प्रभावित हुए हैं। हेगल अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों से जहां कुछ बातों में सहमत है, वहीं कुछ बातों में असहमत है। हेगल कांट के इन विचारों से कि दर्शन आलोचनात्मक विज्ञानवाद है, कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, कि बुद्धि में ज्योति और शक्ति विशुद्ध आत्मतत्व से आती है, वस्तुतः ज्ञान रूप ज्ञाता है विशुद्ध आत्मतत्व। इन सब बातों से हेगल सहमत है। किंतु कांट के द्वैतवाद और अज्ञेयवाद से हेगल की असहमति है। वे कांट के व्यवहार और परमार्थ का द्वैत भी स्वीकार नहीं करते। हेगल की अज्ञेय बाह्य परमार्थ की जो व्याख्या है कांट की, हेगल को वह भी स्वीकार नहीं है। कांट का जो इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्पों का द्वैत है, हेगल को वह भी स्वीकार नहीं है। हेगल का विश्वास है कि तत्व विज्ञान गम्य और विज्ञान रूप दोनों ही है। इसलिए हेगल अपने कोश से अज्ञेय शब्द को ही निकालकर बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि कांट के दर्शन में ये शब्द वदत व्याघात है। वे तर्क देते हैं कि यदि परमार्थ वस्तुतः अज्ञेय है तो उनके विषय में उनकी अज्ञेयता भी नहीं बताई जा सकती। कांट ने अपने अज्ञेय परमार्थ को सत्ता, द्रव्य और कार्य कारण भाव जैसे बुद्धि विकल्पों में जकड़ रखा है। ऐसा कैसे संभव है कि ये ज्ञान है कि वे हैं किंतु अज्ञेय है? ज्ञान से अपना गलत तो नहीं ढूंढ सकता। इसलिए कांट का दर्शन यहाँ हेगल के लिए अमान्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त कांट जिस प्रज्ञा को केवल नियामक मानते हैं, हेगल उसको नियामक और उपादान रूप दोनों मानते हैं। हेगल अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक फिक्टे से भी असहमत है। वे प्रारंभ में फिक्टे के स्वप्रकाश परमात्म तत्व को, उनके तादात्म्य विरोध और पर्याप्त कारणता के नियम को, उनके सत्ता, निषेध और परिच्छेद को, उनकी पक्ष प्रतिपक्ष और समपक्ष या समन्वय की त्रयी को, उनके परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा सिद्धांतों को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु फिक्टे के संकलन शक्ति के प्राधान्य को, उनकी नैतिक जीवन के महत्व को, उनके इस सिद्धांत को कि यह अनात्म जगत हमारे परम तत्व के ज्ञान में एक बाधा है और इसकी सृष्टि केवल इसका अतिक्रमण कर इस पर यह पाने के लिए होती है, सिद्धांत हेगल को मान्य नहीं। इसी तरह शेलिंग से भी इस बात में सहमत है कि दर्शन का लक्ष्य परम तत्व के विकास का अध्ययन करना है। वे शेलिंग के विकासवाद को अपनाते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जीवात्मा और प्रकृति दोनों का मूल स्रोत यह परम तत्व ही है, किंतु वे शेलिंग की कुछ बातों को स्वीकार नहीं करते। वे इस परमात्म तत्व को आत्मरूप मानते हैं। शेलिंग जहां इस परम तत्व को अद्वैत रूप मानते हैं स्पिनोजा की तरफ, हेगल इस बात का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि स्पिनोजा का जो परम तत्व है वो तो सिंह की गुफा की तरह है, जहां अंदर जाने के निशान तो हैं जीवों के, किंतु बाहर आने के नहीं। इसी तरह वे शेलिंग के परम तत्व के विषय में कहते हैं कि वह कालरात्रि है जिसमें सब जगह खाली दिखाई देती है। लेकिन कहते हैं शुद्ध भेद और शुद्ध अभेद दोनों संभव है। उनका तत्व विशेषाद्वैत रूप है। वे हत्यानुभूति के भी घोर विरोधी है, जिसका शेलिंग के दर्शन से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वे बुद्धि को, प्रज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और रहस्यवादी साधना को
ज्ञान के ऊपर कतई स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कांट, फिक्टे और शेली की बहुत सी बातें अपनाई, लेकिन परम तत्व के संदर्भ में हेगल के विचार उनके अपने हैं, क्योंकि इन दार्शनिकों की बहुत सारी बातों का उन्होंने खंडन भी किया है। हेगल के अनुसार दर्शनशास्त्र का लक्ष्य परम तत्व के विकास की समुचित व्याख्या करना है। वे तर्कशास्त्र और दर्शनशास्त्र, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में कोई भेद स्वीकार नहीं करते। आज हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के द्वारा प्रतिपादित उनके निरपेक्ष विज्ञान, परम तत्व या एब्सोल्यूट आइडिया का अध्ययन विस्तार से करेंगे। वे परम तत्व को निरपेक्ष विज्ञान रूप या शुद्ध चैतन्य रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि दर्शन सब विज्ञानों का विज्ञान है। हेगल दर्शन को सभी विज्ञानों का विज्ञान मानते हैं। वे तर्कशास्त्र का विषय भी इसी निरपेक्ष विज्ञान के विकास के विविध सोपानों की क्रमबद्ध व्याख्या करना ही मानते हैं। परम तत्व निरपेक्ष विज्ञान हो या शुद्ध चैतन्य रूप है। हेगल के दृष्टिकोण से ये विज्ञान मूर्त और वास्तविक है, कॉन्क्रीट एंड रियल। ये विज्ञानों के नियम वस्तु जगत पर भी लागू होते हैं, ऐसा हेगल कहते हैं। कांट का ये कहना कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, वास्तव में हेगल की दृष्टि में एक बहुत बड़ी प्रवर्तक दार्शनिक विचारधारा थी। किंतु कांट, हेगल कहते हैं कि कांट अपने इस कथन का आशय पूर्णतया नहीं समझ पाए, और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके बुद्धि विकल्प खोखले सांचे मात्र रह गए, जिनको अपनी सामग्री के लिए इंद्रिय संवेदनों पर निर्भर रहना था। और यही कारण है कांट प्रज्ञा को केवल नियामक मानते हैं, उपादानात्मक नहीं। वस्तुतः इंद्रिय संवेदन भी प्रज्ञा के क्षीण रूप ही है। जो कुछ भी है हेगल के अनुसार इसी चैतन्य का विकास या परिणाम है। बुद्धि विकल्प इस विज्ञान के विकास के मूर्त सोपान है। विज्ञान के अतिरिक्त हेगल किसी भी तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करते। इन्हीं विज्ञानों के नियम वस्तु जगत के भी नियम हैं। हेगल का कहना है कि तर्कशास्त्र या ज्ञान मीमांसा और दर्शन शास्त्र या तत्व मीमांसा वस्तु दोनों एक ही है। हेगल के अनुसार एकमात्र तत्व या निरपेक्ष या पूर्ण विज्ञान एब्सोल्यूट आइडिया ही है। संपूर्ण विश्व इसी का परिणाम है। इंद्रिय संवेदन, भावना, इच्छा, संकल्प, ये सभी इसी विज्ञान के विविध रूप हैं। इसी विज्ञान की नित्य सत्ता है। वे कहते हैं कि विशुद्ध विज्ञान और विज्ञाता में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार विज्ञाता विज्ञान स्वरूप ही है। इस विज्ञाता का कभी निराकरण नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन में भी आपने देखा है, उपनिषदों में विज्ञाता वगैरह केंद्र जानिया या यह एवं ही निराकर्ता तदेव तत्व स्वरूप, इस प्रकार कह करके ज्ञाता के स्वरूप की, उसके विज्ञान रूप की सिद्ध की है भारतीय ऋषियों ने, औपनिषदिक दार्शनिकों ने। उसी स्वर में वे कहते हैं कि वस्तुतः विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञाता और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वे कहते हैं कि निराकरण और स्वीकरण, खंडन और मंडन, असिद्धि और सिद्धि, निषेध और विधि, ये सब इसी विज्ञाता के कारण संभव है। इसीलिए विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञाता और विज्ञान में कोई अंतर नहीं, चित
शक्ति और चित शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। हेगल कहते हैं इसी चैतन्य या विज्ञान की एकमात्र सत्ता है जो चैतन्य रूप है। अखिल विश्व इसी का परिणाम है। हेगल की प्रसिद्ध उक्ति है कि जो चित्त है वो सत्य है और जो सत्य है वही चित्त है। What is real is rational and what is rational is real। हमारे भारतीय चिंतन में भी इसके समकक्ष उक्तियां मिलती हैं। बोध है सत्ता, सत्ता ही बोध। जो कुछ भी है हेगल के अनुसार इसी विज्ञान के विकास का परिणाम मात्र है। विज्ञान चित्त सत्य है, वो स्वयं को इस विश्व के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार हेगल कहते हैं कि यह विज्ञान केवल अमूर्त विचार नहीं बल्कि मूर्त वस्तु है जो सब फैलाने का पात्र है। हेगल ने विज्ञान को, शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया है। हेगल इस विज्ञान को मूर्त सामान्य या कॉन्क्रीट यूनिवर्सल कहते हैं। अब तक प्रचलित रूप में विज्ञान का क्या अर्थ था? एक अमूर्त विचार, मस्तिष्क में सिर्फ एक भाव। किंतु हेगल के दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। हेगल इसे मूर्त सामान्य या कॉन्क्रीट यूनिवर्सल के रूप में कहते हैं जिसकी सत्ता अपने आप में वास्तविक है, वस्तुगत है। हेगल केवल भेद या केवल अभेद इन दोनों को असंभव मानते हैं, कल्पना मात्र मानते हैं। वे कहते हैं कि भेद और अभेद दोनों एक दूसरे में खुले मिले हैं। हाँ, इनमें अभेद प्रधान है और भेद गौण। इसीलिए वे कहते हैं कि बिना विशेषणों के विशेषता की कल्पना नहीं होती। वे आइडेंटिटी इन डिफरेंस या यूनिटी इन डिफरेंस के रूप में इस अपने निरपेक्ष विज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हेगल के दृष्टिकोण में ये जो विशिष्टाद्वैत विज्ञान है ये स्वचेतन या सेल्फ कॉन्शियस है। विज्ञान प्योर कॉन्शियसनेस नहीं, ये मूर्त सामान्य है, कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है, यह समष्टि रूप है। हेगल कहते हैं कि विज्ञान समष्टि रूप है। ये अंगी या अवयवी है, होल, या इंडिविजुअल है। विशेषण रूप भेद इसके अवयव या अंग है। इस प्रकार हेगल अनेकता में एकता का दृष्टिकोण प्रतिपादित करते हैं और वे कहते हैं कि समस्त भेद या अवयव इसी से अनुप्राणित होते हैं। उनके अनुसार निरपेक्ष विज्ञान व्यष्टियों में अंतर्यामी समष्टि है। वे सब निरपेक्ष विज्ञान के विकास के विभिन्न स्तरों में तादात्म्य का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए एक तारतम्य है इसके विकास में, नीचे से लेकर ऊपर तक निरपेक्ष तक पहुंचने की परंपरा, इनकी विकास यात्रा हेगल के निरपेक्ष विज्ञानवाद के अंतर्गत आती है। वे कहते हैं कि अवयव और अवयवी इन दोनों में जीवित संबंध है, ऑर्गेनिक रिलेशन है। ऐसे तो प्रत्येक समष्टि में एक व्यवस्था, एक नियम परायणता होती है, एकरूपता होती है, किंतु जीवित समष्टि में हेगल के अनुसार यह अत्यधिक स्पष्ट और महत्वपूर्ण ढंग से दिखती है। हेगल कहते हैं कि वस्तुतः ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण पदार्थ इसी क्रम से मूर्त सामान्य या निरपेक्ष विज्ञान की ओर जाने के लिए अग्रसर है। ये संपूर्ण विकास यात्रा इसी चैतन्य या चित्त शक्ति की ही विकास यात्रा है।
निरपेक्ष विज्ञान का और विश्व के समस्त पदार्थों का संबंध अवयवी और उसके अवयवों का जीवित संबंध है, ऑर्गेनिक रिलेशन है। प्रत्येक पदार्थ इसी निरपेक्ष विज्ञान की सत्ता से अनुप्राणित है और सीमित रूप में उसी की अभिव्यक्ति करता है। हेगल ने इस निरपेक्ष विज्ञान रूप परम तत्व के लिए समष्टि, व्यक्ति, मूर्त या सामान्य विज्ञान, निरपेक्ष, विशिष्टाद्वैत तत्व, चेतन, स्वचेतन, अवयवी, अंगी, अंतर्यात्मा आदि तत्वों का प्रयोग किया है। हेगल के अनुसार ये निरपेक्ष विज्ञान सर्वप्रथम अमूर्त विज्ञान या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल आइडिया के रूप में प्रतीत होता है। ये शुद्ध विषयी रूप है, शुद्ध अभेद रूप है। इसे वे आइडिया इन इटसेल्फ कहते हैं और ये अपूर्ण है। अब इसे अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा है। इसके लिए जिस विषय की अपेक्षा इसे है, ज्ञाता को सदा ज्ञेय की अपेक्षा होती है, इस ज्ञेय अपेक्षा की दृष्टि से विज्ञान अपने आप को विषय या जड़ जगत या प्रकृति के रूप में स्पष्ट करता है, उद्भूत करता है। यह विज्ञान का बाह्य रूप है, शुद्ध भेद रूप। हेगल इसे आइडिया आउटसाइड इटसेल्फ कहते हैं। ये चैतन्य शुद्ध प्रतीत होता है। यहाँ यही शुद्ध चैतन्य अपने विकास के लिए पुनः अग्रसर होता है और इसकी यह यात्रा निरपेक्ष विज्ञान या एब्सोल्यूट आइडिया तक होती है। जड़ जगत से वनस्पत जगत में ये प्राण रूप और पशु जगत में चेतन रूप बन जाता है। फिर मानव रूप में जाकर ये स्वचेतन बनता है। स्वचेतन में विषय और विषय का द्वैत विरोध रूप से नहीं रहता, उसका समन्वय हो जाता है। अब यह विज्ञान न केवल भेद है और न केवल अभेद, वरन यह अब भेद विशिष्ट अभेद हो गया है। अर्थात ये अमूर्त विज्ञान बाह्य विज्ञान से सम्मिलित होकर अब मूर्त विज्ञान के रूप में आ गया, जिसको हेगल आइडिया इन एंड फॉर इटसेल्फ के नाम से पुकारते हैं। विश्व के समस्त पदार्थ इस विकास के स्तर पर गतिशील है। हेगल कहते हैं जिसको हम वस्तु जगत कहते हैं, वो भी वस्तुतः विज्ञान का ही बाह्य रूप है। इस प्रकार वे संपूर्ण विकासवाद के माध्यम से अपने निरपेक्ष विज्ञान, निरपेक्ष तत्व को स्पष्ट करने की बात कहते हैं। हेगल का ये निरपेक्ष तत्व जिस विकास के माध्यम से प्राप्त होता है, उसमें निषेध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कहते हैं ये निषेध अखिल विश्व का प्राण है। स्मरण होगा आपको, स्पिनोजा ने कहा था प्रत्येक निश्चय एक निषेध है। एवरी नेगेशन इज एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। उसके उलट हेगल कहते हैं कि एवरी नेगेशन इज डिटर्मिनेशन। निषेध इस अखिल विश्व का प्राण है। बिना निषेध के हम इस निरपेक्ष विज्ञान तक पहुंच नहीं सकते। ये विकास जिस त्रयी के द्वारा होता है, पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष की त्रयी, उसे हम स्पष्ट करेंगे जब हम द्वंद्वात्मक न्याय की चर्चा करेंगे, हेगल डायलेक्टिक की। तो इस प्रकार ये हेगल के निरपेक्ष विज्ञान की व्याख्या हुई। अगले व्याख्यान में हम हेगल के द्वंद्व न्याय या डायलेक्टिक की चर्चा करेंगे, जिसमें पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष के विस्तार से चर्चा करेंगे।